नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी क्रांति की कहानी सुनते हैं जिसने सच कहूं तो दुनिया भर में पैसे के मायने ही बदल कर रख दिए। हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की। ये बस एक विचार था, लेकिन एक ऐसा विचार जिसने ट्रेडिशनल फाइनेंस को सीधी चुनौती दे डाली और एक नए डिजिटल युग की कह सकते हैं शुरुआत कर दी। तो आइए इस मजेदार सफर पर साथ चलते हैं। ये जो लाइनें हैं ना, ये सीधी बिटकॉइन के व्हाइट पेपर से ली गई हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां किसी को भी कहीं भी बिना किसी बैंक के सीधे पैसे भेजे जा सके। बस यही तो सपना था डिसेंट्रलाइजेशन का, एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाना जो हम जैसे लोगों के हाथ में हो, किसी बिचौलिए के हाथ में नहीं। अब सवाल ये उठता है कि ये क्रांतिकारी आइडिया आखिर आया कहां से। देखिए, बिटकॉइन इस क्रांति का चेहरा जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, पर इसकी जड़ें हैं ना बहुत गहरी हैं। यह आइडिया कोई रातों रात नहीं पैदा हुआ, इसके पीछे दशकों की मेहनत है और कई ऐसे हीरो हैं जिनका नाम भी हम नहीं जानते। तो फिर देर किस बात की, चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। तो एक्ट 1, डिजिटल कैश का एक सपना। इस हिस्से में हम उस दौर में जाएंगे जब डिजिटल कैश सिर्फ एक सपना हुआ करता था और देखेंगे कि कैसे इस सपने को हकीकत में बदलने की जमीन तैयार की गई। देखिए, डिजिटल कैश का जो आइडिया है वो बिटकॉइन से कहीं ज्यादा पुराना है। बात शुरू होती है 1983 में, जब क्रिप्टोग्राफर डेविड चाम ने अनाम इलेक्ट्रॉनिक मनी का कॉन्सेप्ट पेश किया। फिर 1989 में उन्होंने डिजी कैश नाम की एक कंपनी भी बनाई और कहानी यहीं नहीं रुकी। 1998 में वेई दाई ने बी मनी का प्रस्ताव रखा और उसी साल निक जाबो ने बिट गोल्ड का। ये सब जीनियस लोग थे जो एक सिक्योर डिजिटल करेंसी बनाने की कोशिश में जुटे थे। अब हाँ, ये शुरुआती कोशिशें पूरी तरह से सफल तो नहीं हुई, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि इन्होंने ही बिटकॉइन के आने का रास्ता साफ किया था। और फिर वो पल आया, वो पल जब इन सारे बिखरे हुए आइडियाज को किसी ने एक साथ जोड़ा और एक ऐसी चीज बना दी जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो पेश है एक्ट 2, सतोशी की सफलता। आपको याद होगा 2008 का वो दौर जब दुनिया भर में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। बिटकॉइन का जन्म ठीक उसी माहौल में हुआ। उस संकट ने ना लोगों का पारंपरिक बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर से भरोसा पूरी तरह हिला दिया था। लोगों को अब एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो किसी एक संस्था के कंट्रोल में ना हो, और बस यहीं से एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी का आइडिया लोगों को सच में बहुत पसंद आने लगा। और फिर एंट्री होती है सातोशी नाकामोटो की, एक ऐसा रहस्यमयी नाम कि इसके पीछे कौन है, एक इंसान या कोई ग्रुप, ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। 31 अक्टूबर 2008 को व्हाइट पेपर आया और फिर 3 जनवरी 2009 को बिटकॉइन नेटवर्क का पहला ब्लॉक, जिसे जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं, माइन किया गया। और जानते हैं इसमें खास क्या था? उस ब्लॉक में एक मैसेज छुपा था, द टाइम्स 03/Jan 2009, चांसलर ऑन ब्रिंक ऑफ सेकंड बेल आउट फॉर बैंक्स। ये उस समय डूबते हुए बैंकों पर एक सीधा तंज था। मतलब ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की शुरुआत नहीं थी, ये एक तरह का विद्रोह था। तो बिटकॉइन का असली जादू है कहाँ? वो है इसकी टेक्नोलॉजी में, जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। अब ये ब्लॉकचेन है क्या? ऐसे ना एक ऐसी डिजिटल डायरी की तरह समझे जो हजारों कंप्यूटरों पर एक साथ चल रही है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसे इस डायरी के एक नए पन्ने यानी ब्लॉक में लिख दिया जाता है, और क्योंकि ये डायरी सबके पास है तो उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये पूरी तरह सिक्योर है और इसी से डबल स्पेंडिंग वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। मतलब कोई भी एक ही डिजिटल कॉइन को 2 बार खर्च नहीं कर सकता। यही वो कमाल की तकनीक है जो बिना किसी बैंक के भरोसे को मुमकिन बना देती है। तो चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट इतना बड़ा बन गया कि उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। एक्ट 3, पिज्जा से खरबों तक का सफर। क्रिप्टो करेंसी के इतिहास में न एक दिन बहुत ही मजेदार है। वो दिन जब इसका इस्तेमाल पहली बार असली दुनिया में कुछ खरीदने के लिए हुआ। जानते हैं क्या खरीदा गया था? 2 पिज्जा। और उन 2 पिज्जा की कीमत कितनी थी? पूरे 10,000 बिटकॉइन। हाँ, 10,000। उस वक्त इनकी कीमत करीब $41 रही होगी। आज के हिसाब से सोचिए जरा, ये दुनिया के सबसे महंगे पिज्जा बन चुके हैं। लेकिन उस एक छोटे से ट्रांजैक्शन ने यह साबित कर दिया कि बिटकॉइन सिर्फ एक डिजिटल कोड नहीं है, बल्कि ये असली पैसा बन सकता है। तो उन 2 पिज्जा से शुरू हुआ वो सफर आज कहां आ पहुंचा है? 2025 में पूरी दुनिया का क्रिप्टो मार्केट लगभग $2.96 ट्रिलियन का है। मतलब ये आंकड़ा सच में दिमाग घुमा देने वाला है। और ये ग्रोथ सिर्फ कुछ देशों तक ही सीमित नहीं है, ये एक ग्लोबल फिनोमिनन है। अगर हम सिर्फ 2025 के पहले 7 महीनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो अकेले अमेरिकी बाजार में $1 ट्रिलियन से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ। वहीं साउथ एशिया जैसे बाजार भी पीछे नहीं है, करीब $300 बिलियन के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस जबरदस्त ग्रोथ का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है भारत। रेगुलेशंस को लेकर थोड़ी अनिश्चितता के बावजूद भारतीय बाजार में ट्रांजैक्शंस सिर्फ 2 साल में दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं। ये दिखाता है कि यहाँ की युवा आबादी और बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी में कितना दम है। अब देखिए, बिटकॉइन ने तो बस एक दरवाजा खोला था। आज क्रिप्टो की दुनिया एक पूरे यूनिवर्स या कहें क्रिप्टोवर्स की तरह बन चुकी है। इसमें हजारों अलग अलग तरह के कॉइन्स और टोकन्स हैं। तो चलिए इस क्रिप्टोवर्स की एक छोटी सी सैर की जाए। समझने वाली बात यह है कि हर क्रिप्टो का अपना एक खास काम होता है। जैसे पेमेंट टोकन्स, जिसमें बिटकॉइन और लाइटकॉइन आते हैं, ये डिजिटल पैसे की तरह काम करते हैं।
फिर आते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म्स जैसे इथीरियम। ये एक तरह से बेस लेयर हैं जिन पर नए डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स यानी डैप्स बनाए जा सकते हैं। फिर हैं स्टेबल कॉइन्स जैसे USDT। इनकी कीमत अमेरिकी डॉलर जैसी किसी स्थिर चीज से जुड़ी होती है ताकि इनमें ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो। और आखिर में आते हैं यूटिलिटी टोकन्स जो किसी खास प्रोडक्ट या सर्विस को एक्सेस करने के काम आते हैं। तो अब हम आ गए हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां आज हम खड़े हैं। आज क्रिप्टो करेंसी एक ग्लोबल डिबेट का सेंटर पॉइंट है, एक ऐसी दुनिया जो संभावनाओं और खतरों दोनों से भरी हुई है। तो सवाल ये है कि आखिर बहस है किस बात पर। चलिए सिक्के के दोनों पहलुओं को देखते हैं। एक तरफ इसके फायदे हैं जैसे यूजर की आजादी और प्राइवेसी, कम ट्रांजैक्शन फीस और ब्लॉकचेन की वजह से पूरी ट्रांसपेरेंसी। लेकिन दूसरी तरफ हैं इसके नुकसान, कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव यानी हाई वॉलेटिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर चिंताएं और स्कैम्स का खतरा, और सबसे बड़ा मुद्दा रेगुलेटरी अनिश्चितता। सच तो यह है कि दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। अब इस पूरी बहस के बीच दुनिया भर की सरकारें भी एक्शन में आ रही हैं। कई बड़े देश जैसे कि अमेरिका, कनाडा, यूके और पूरा यूरोपियन यूनियन इसे एक कानूनी दायरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा की जा सके और एक फ्रेमवर्क बनाया जा सके। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। चीन, बोलिविया, नाइजीरिया जैसे कुछ देशों ने इस पर या तो पूरी तरह से बैन लगा दिया है या फिर बहुत कड़े नियम बना दिए हैं, और इसी वजह से पूरी दुनिया में क्रिप्टो को लेकर एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या, क्रिप्टो का भविष्य आखिर है क्या, और ये हमारे पैसे को, हमारी दुनिया को कैसे बदलने वाला है। चलिए कहानी के आखिरी एक्ट में भविष्य की ओर एक नजर डालते हैं। फ्यूचर की बात करें तो एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट दरवाजे पर है। अभी तक जो बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी हैं वो प्रूफ ऑफ वर्क नाम का एक तरीका इस्तेमाल करती हैं जिसमें बहुत ज्यादा बिजली खर्च होती है। ये एक बड़ी आलोचना रही है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ बढ़ रही है जो कि कहीं ज्यादा एफिशिएंट है और बहुत कम एनर्जी इस्तेमाल करती है। ये बदलाव क्रिप्टो को लेकर जो एनर्जी की चिंता है उसे दूर कर सकता है और इसे और ज्यादा सस्टेनेबल बना सकता है। और ये सब हमें कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या फाइनेंस का भविष्य विकेंद्रीकृत कोड होगा? मतलब क्या भविष्य में हमारे पैसे का कंट्रोल बड़े बड़े बैंकों के हाथ में होगा या फिर एक ऐसे कोड के हाथ में जो सबके लिए खुला हो, पारदर्शी हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमारी आने वाली पीढ़ियां ही तय करेंगी। सोचने वाली बात है ना?